नमस्कार साथियों, इस वीडियो का मुख्य विषय प्रयोगवाद और नई कविता में तुलना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। पहले प्रयोगवाद का एक पॉइंट पढ़ते हैं और फिर उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना नई कविता के साथ करेंगे। प्रयोगवाद राहों के अन्वेषण की प्रक्रिया है। अभी ये कभी किसी सत्य तक पहुँचे नहीं हैं, ऐसा कहा जा रहा है इस पॉइंट में। प्रयोगवाद की एक मुख्य विशेषता है राहों के अन्वेषी कहा है कवियों को अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जो प्रयोगवाद के खुद प्रवर्तक हैं, तो उन्होंने कहा कि राहों के अन्वेषण की प्रक्रिया है। यानी अन्वेषण क्या होता है? खोज, अनुसंधान। तो ऐसा कहना चाहते हैं वो कि कवि कुछ खोज कर रहे हैं, वो सत्य पर नहीं पहुँचे हैं। जैसे वो पीएचडी कर रहे होते हैं ना, जो रिसर्चर्स कहा जाता है उनको, है ना। तो वो नया विषय तलाश रहे हैं कि इसमें कुछ निकलेगा, नई चीज़ निकलेगी। ऐसे ही जो कवि हैं वो सत्य तक नहीं पहुँचे हैं, वो सत्य की तलाश में हैं। लेकिन नई कविता में क्या है, जहाँ पहुँचकर नवी कविता में ऐसा लगता है कि सत्य की पहचान हो चुकी है। आगे व्यक्ति का महत्व बहुत अधिक है इसमें, यानी व्यक्तिवाद, व्यक्तिक स्वतंत्रता। ठीक है, पहले भी बताया था वीडियो में मैंने, व्यक्ति का बहुत अधिक महत्व है प्रयोगवाद में। नई कविता में क्या है, व्यक्ति का महत्व यहाँ भी कम नहीं है, किंतु व्यक्ति समाज में संतुलन की चेष्टा ज़्यादा मजबूत है। यानी व्यक्ति को समाज के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है, उसमें बैलेंस यानी संतुलन रखा गया है। ठीक है, तो ये है भाई। अगला पॉइंट पढ़ेंगे साथियों। प्रयोगवाद में क्या कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में कि फ्राइड कौन थे? जो मनोविश्लेषणवादी थे। ठीक है, फ्राइड का थोड़ा सा प्रभाव प्रयोगवाद पर अवश्य मिलता है, किंतु सामान्यतः विचारधाराओं से मुक्त कविता है ये। और नई कविता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अस्तित्ववाद का ज़्यादा प्रभाव है नई कविता पर, किंतु मार्क्स, फ्राइड विचार भी पर्याप्त मात्रा में प्रभावी हैं। यानी हर एक वाद को इन्होंने स्वीकार भी किया है, लेकिन अस्तित्ववाद भी प्रभावित करता है नई कविता को, ऐसा कहने चाह रहे हैं। अगला पॉइंट पढ़ते साथी, चौथा। क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए। व्यक्ति की स्वाधीनता हेतु विद्रोह भाव। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने अधीन रहना चाहता है, और अगर कोई उसको गुलाम बनाना चाहता है, अपनी मानसिकता कोई बड़ा व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति पर थोपना चाहता है, तो उससे वो विद्रोह करना चाहता है। व्यक्ति स्वाधीन रहना चाहता है। ठीक है, प्रयोगवाद में। लेकिन नई कविता में क्या है, नई कविता में आते आते यह आक्रामकता खत्म हो जाती है। लघु मानववाद के कारण निराश, हताश जैसी परिस्थितियां प्रबल हो जाती हैं। निराशा और हताशा जैसी स्थितियां प्रबल हो जाती हैं। यानी प्रयोगवाद में व्यक्ति को ही प्रधान माना गया, लेकिन नई कविता आते आते लघु मानव यानी आम आदमी की जो निराशा है, हताशा है, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए यह आक्रामकता यानी व्यक्तिवाद वाली आक्रामकता खत्म हो जाती है। फिर लघु मानव को स्वीकार किया जाता है कि आम आदमी किस प्रकार से निराश है, हताश है। आगे साथियों अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है भाई प्रयोगवाद के संदर्भ में। और सिर्फ व्यक्ति एवं साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर विचार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष छूट गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति पर विचार हुआ है, साहित्य पर विचार हुआ है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी पक्ष हैं उसको दरकिनार किया गया है, उसको उपेक्षित किया गया है, उसको नेगलेक्ट किया गया है, उसको नज़रअंदाज किया गया है, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरी ओर नई कविता में क्या था, जीवन की समग्रता पर बल है, हम तो सारा का सारा ले लेंगे। यानी व्यक्ति और साहित्य पर तो बात हो ही रही है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष पर भी बात हो रही है। आगे प्रयोगवाद को आगे कैसे लिया जा रहा है। प्रयोगवाद स्वाधीन होते हुए भारत की कविता अतः स्वाधीनता व आशा की मात्रा अधिक है इसमें। लेकिन नई कविता में विश्व युद्ध एवं आज़ादी के कुछ वर्षों वाद की कविता है, इसलिए मोहभंग व निराशा जैसे भाव प्रबल हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखें प्रयोगवाद में स्वाधीनता
और वह आशा की मात्रा अधिक है। वहीं अगर हम देखें विश्व युद्ध और आज़ादी के बाद, अभी विश्व युद्ध भी हो चुका था, आपको पता है 1939 से लेकर 1944 तक विश्व युद्ध हो चुका था। आज़ादी भी मिल चुकी थी 1947 में देश को, लेकिन उसके बाद जो मोह भंग हुआ है लोगों का, और साथ में निराशा जैसे तत्व भी प्रबल होते हुए दिखाई देते हैं इस कविता में। अभी ये मोह भंग से क्या तात्पर्य ले सकते हैं? ठीक है, व्यक्ति पहले अपने ही लिए सोचता था, वो वाला मोह जो है खत्म हो जाता है इस तरह से। ठीक है, आगे शिल्प का महत्व काफ़ी अधिक है प्रयोगवाद में। शिल्प की सहजता पर बल दिया गया है, मतलब ठीक ठाक इसमें भी बल मिल जाता है, लेकिन आसान तरीके से। आगे प्रयोगवाद में प्रगीतात्मक कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है, प्रगीतात्मक मतलब गीत की तरह कविताएं मिलती हैं, लेकिन नई कविता में प्रगीतात्मक कविताएं भी मिलती हैं, लेकिन साथ में लंबी विश्लेषणात्मक कविताएं भी मिलती हैं। जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, दोनों ही कविताएं, लंबी कविताएं ये मुक्तिबोध की हैं, वहीं असाध्य बिना अज्ञेय की। ठीक है, आगे साथियों प्रयोगवाद के बारे में कुछ और डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है? विचारधाराओं से मुक्ति की कविता, सीमित मात्रा में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। मैंने पहले भी समझाया कि प्रयोगवाद जो है विचारधाराओं से मुक्त रहा है, और मनोविश्लेषणवाद का थोड़ा सा प्रभाव जरूर दिखाई देता है, लेकिन प्रयोगवाद में थोड़ा सा अस्तित्ववाद भी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन वो ध्यान में रखना है। आगे नई कविता। नई कविता में क्या कहा गया? विचारधारा से मुक्ति का भाव भी प्रबल है, यानी इसमें भी विचारधाराओं का मुक्ति का भाव है, यानी विचारधारा को सीधे से नहीं अपनाया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसमें सभी का मिश्रण देखने को मिल जाता है। भोगा हुआ यथार्थ इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद का पर्याप्त, यानी जरूरत जितनी है उतना प्रभाव तो नई कविता की कविताओं पर अवश्य देखने को मिल जाता है। व्यक्ति को काफ़ी महत्व दिया गया है इसमें, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। और नई कविता में क्या कहा जा रहा है कि इसकी एक धारा पर व्यक्तिवाद का प्रभाव है, दूसरी धारा पर समाजवाद का प्रभाव भी साफ दिखाई देता है, जिसके प्रवर्तक मुक्तिबोध हैं और व्यक्तिवाद के अज्ञेय। क्षणिक चेतना का प्रभाव है। ठीक है, क्षणिक चेतना, पल भर की खुशी अगर मिलती है प्रयोगवादी कवियों को, वो कविता के मार्ग से उसको लिख देते हैं, लेकिन नई कविता में क्षणवादी और युगवादी चेतना दोनों विद्यमान है, यानी क्षणिक पल उसके ऊपर तो कविताएं लिखी जा रही थी इसमें नई कविता में, लेकिन युग यानी समाज, देश के बारे में भी कविताएं खूब लिखी जा रही थी। आगे राजनीति व्यंग ना के बराबर है ही नहीं, लेकिन नई कविता में राजनीतिक विषय वस्तु कविता में भी शामिल है। ठीक है, तो सब कुछ नई कविता में मिल जाता है। तो हमारा आखिरी पॉइंट प्रयोगवाद में क्या कहा जा रहा है कि यथार्थ के मनोविज्ञान पक्ष पर सबसे अधिक बल देता है, वहीं दूसरी ओर यथार्थ के सभी पक्षों को स्वीकार करने की चेतना है। हम तो सारा का सारा ले लेंगे, ये पहले भी पढ़ लिया। कुल मिलाकर वही पॉइंट रिपीट हो रहे थे साथियों। आई थिंक आपने थोड़ा बहुत तो अंतर निकाल ही लिया होगा। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं।